बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कोड विद कार्टून और ये हमारी सीएसएस की क्लास नंबर 1 है। जी हाँ, जो हमारी बेसिक एचटीएमएल थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। और अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम सीएसएस स्टार्ट करने लगे हैं, हमारी एचटीएमएल की कोई क्लास नहीं आएगी। जैसे जैसे हम एडवांस लेवल पर जाएंगे, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी जिस ट्यूटोरियल की एचटीएमएल के, वो भी हम अपलोड करेंगे। लेकिन जो हमारी बेसिक एचटीएमएल थी वो हमने कंप्लीट कर लिया, जो मेन टॉपिक थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीएसएस को डिस्कस करेंगे। अभी सीएसएस हमारी स्टार्ट होने लगी है। तो सीएसएस सबसे पहले मैंने आपको, जो हमारी फर्स्ट इंट्रोडक्शन की वीडियो थी एचटीएमएल, सीएसएस और जावा की, उसमें मैंने आपको बताया था कि सीएसएस क्या चीज़ होती है। वैसे तो मैं अभी आपको एक छोटा सा जो है वो प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा कि सीएसएस कैसे काम करती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम दो चीज़ें कवर करेंगे। एक तो हम देखेंगे कि सीएसएस कितने टाइप्स की है, मतलब कि हम किस किस तरीके से अपनी सीएसएस को लिख सकते हैं और कहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा इसमें हम बात करेंगे सिलेक्टर, यानी कि किस तरह हम अपने एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं, उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। ये दो चीज़ें बेसिक हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको पता होनी चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारी HTML, CSS और जावा की जो प्लेलिस्ट है वो सेव नहीं की, तो यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करके सेव कर लें। और आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के नीचे। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा सबसे ज़्यादा गिला आपसे ये है कि आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। अगर कोई बंदा इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा है तो आपका कम से कम एक लाइक करना तो बनता ही है। और जो मुझसे ज़्यादा गिला किया जाता है वो ये है कि मेरी वीडियोस बहुत लंबी लंबी होती हैं। तो देखें, अब मैं अगर कोई वीडियो बनाता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह समझा दूँ, यानी कि कोई कोई इसमें कोई डाउट रहे ही ना। तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है। ये उससे काफ़ी बेहतर है कि अगर आप किसी टॉपिक को समझना चाह रहे हैं, उसकी 4-5 वीडियोज़ देखें आप यूट्यूब पर, फिर भी आपको समझ में ना आए, तो उससे बेहतर है कि आप एक थोड़ी सी लंबी वीडियो देख लें, तो आपको इंशाल्लाह ताला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर अपनी क्लास में चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था सीएसएस, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कैसे काम करती है और सीएसएस होती क्या है। सीएसएस एब्रीविएशन है कैस्केडिंग स्टाइल शीट का। और सबसे पहला काम होता है कि हम एचटीएमएल से अपना कंटेंट लाते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। ठीक है, जब हमारा कंटेंट आ जाता है तो हम उसको सीएसएस से स्टाइल करते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे सीएसएस वर्क करती है। तो जैसे देखिए, ये मेरे पास एक वेबसाइट है बूटस्ट्रैप के नाम से। ठीक है, अब देखिए इसका ये होम पेज है और यहाँ पे देखिए नेव बार है, इसके ऊपर जो है वो सारी नेविगेशन मेन्यू है। और इसका जो बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, ये ग्रेडियंट किस्म का बैकग्राउंड है। और इसमें जो नेव बार है उसका कलर देख लें, पर्पल सा है। और ये जो इसका लोगो है ये बिल्कुल सेंटर में है, ये भी हेडिंग सेंटर में है, यानी कि इसका कंटेंट यहाँ पे देखिए सेंटर पे है। ये पे इसको जो है वो फ्लोट लेफ्ट किया हुआ है, इसको फ्लोट राइट किया हुआ है। तो इस तरह से ये जो है ये सारी कंटेंट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। तो अगर मैं इसकी CSS डिसेबल कर दूँ तो देखिए ये वेबसाइट कैसी दिखेगी। जैसे हमने सेम HTML में कंटेंट बनाया था, जैसे हमने HTML में कंटेंट लिखा था, तो हमको जैसे शो होता था ये बिल्कुल वैसे शो होगा बिना किसी स्टाइल के। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे क्रोम में एक एक्सटेंशन है, आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका नाम है डिसेबल HTML। ठीक है, ये आप एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल कर लिया अपने क्रोम में। और यहाँ पे देखिए मुझे एक ऑप्शन मिल रहा है CSS ऑन और ऑफ का। अब मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। तो देखें जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये जब पेज लोड होगा बिना CSS के होगा। ठीक है, CSS इस पर अप्लाई नहीं होगी, समझ लें CSS फिल्टर हो जाएगी। तो देखिए जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अभी जो मेरा पेज है वो बिना CSS के लोड हुआ है। देखिए इसमें बैकग्राउंड नहीं आ रहा क्योंकि बैकग्राउंड हम CSS से लगाते हैं। और यहाँ पे देखें जितना भी इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, जितना भी इसको स्टाइल किया गया था, वो सारे का सारा गायब हो चुका है। देखें यहाँ पे देखें ये सारा इसका जो नेव बार है, देखें बिल्कुल सिंपल जैसे हम HTML में लिख रहे थे बिल्कुल वैसे आ रहा है। तो देखिए बिल्कुल बिना किसी स्टाइल के ये कंटेंट हमें यहाँ पे शो हो गया। लेकिन जैसे ही मैं इसकी CSS इनेबल करता हूँ, यहाँ से फिर से ऑन करता हूँ और यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए पूरा CSS अप्लाई होगी, पूरा पेज खूबसूरत सा स्टाइल होके आ गया। तो यहाँ पर आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि CSS कैसे काम करिए, CSS है क्या। लेकिन अभी CSS कितने टाइप्स की होती है या CSS को किस किस तरीके से हम लिंक करते हैं अपने HTML के डॉक्यूमेंट से, तो वो 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो अपने VS कोड में चलते हैं और फिर मैं वहाँ आपको समझाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा वेब डेवलपमेंट कोर्स का जो हमने फोल्डर बनाया हुआ है जिसमें हमने पूरी HTML कवर की है अपनी, इसको फोल्डर को खोल लेते हैं। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा साफ सुथरा सा काम रहे, यहाँ पे बिल्कुल एक किस्म की खिचड़ी ना बने। तो मैं यहाँ पे एक अलग सा फोल्डर बना लेता हूँ जिसको मैं लिखता हूँ CSS क्लासेस। ठीक है, CSS क्लासेस। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहीं पे लिखना शुरू कर दूंगा तो मेरा HTML और CSS मिक्स हो जाएगी, फिर मुझे किसी टाइम चाहिए होगा कोई चीज़ तो फिर बहुत मसला करेगा। तो इसलिए अलग से एक फ़ोल्डर बना दिया हमने CSS क्लासेस, इसमें पूरी CSS की हमारी क्लासेस कवर होंगी। ठीक है, इसमें मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ CSS के नाम से। ठीक है,
जिसमें हम अपनी CSS बनाएंगे। ठीक है, सेम इसी तरह देखें जैसे हमारा पिछला फोल्डर है, ये हमारी HTML की क्लासेस थी सारी की सारी। ठीक है, और यहाँ पे एक CSS का फोल्डर बना था जिसमें हमने अपनी CSS रखी थी या रखनी थी, मैंने आपको बताया था जो इंट्रोडक्शन की क्लास थी। तो इसमें हमने CSS का एक फोल्डर बना लिया, समझ लीजिए एक अलग से फोल्डर है, इसमें हमने CSS की क्लासेस कवर करनी है। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपल से जो हमने CSS क्लासेस का फोल्डर बनाया है इस पर राइट क्लिक करेंगे, और अगर तो आप विंडोज़ 7 और 10 वगैरह यूज़ करें तो यहीं पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन ओपन विद VS कोड या ओपन विद कोड। ठीक है, लेकिन विंडोज़ 11 यूज़ करें तो यहाँ पे लिखेगा शो मोर ऑप्शंस। ठीक है, शो मोर ऑप्शन, यहाँ पे आप जाएंगे तो देखिए ओपन विद कोड। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये मेरा VS कोड में ओपन हो गया है, मतलब कि हमने ये जो फोल्डर बनाया था CSS क्लासेस का वो हमने ओपन करना है। ठीक है, क्योंकि हमने अभी सारी क्लासेस इसी में बनानी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे इस फोल्डर पे देखें ये CSS का फोल्डर बना हुआ है हमारे पास ऑलरेडी, जो हमने इसके अंदर एक फोल्डर बनाया था। मैंने आपको बताया था कि आपने जब भी न्यू फाइल बनानी है तो आपने इसमें बनानी है, या इसमें अगर बनाना चाहते हैं तो इसको आप सिलेक्ट रखेंगे, अगर आप अपने मेन फोल्डर में बनाना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट रखेंगे। देखें ये ब्लू ब्लू सा बॉर्डर आ गया बाहर, मतलब कि हमारा ये फोल्डर मेन फोल्डर सिलेक्ट है। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगा CSS। ठीक है, और क्लास 1.html। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे CSS के क्लासेस हम पढ़ने लगे हैं तो HTML का क्या काम है, आप .html फिर से लगा रहे हो। तो देखें HTML पे ही CSS अप्लाई होती है, अगर हमको CSS अप्लाई करनी है तो हमको HTML का डॉक्यूमेंट चाहिए, उसी पे हम CSS अप्लाई करेंगे ना। तो हमने पढ़नी यहाँ पे CSS है, लेकिन उससे पहले हमें कंटेंट चाहिए जिसपे हम CSS अप्लाई करेंगे, तो HTML का ही कंटेंट चाहिए। ठीक है, क्लास बना ली यहाँ पे और इसमें वही बॉयलर प्लेट लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल वैसे हमने करना है, सारा कुछ कंटेंट वैसे डालना है, सिर्फ हमने CSS अप्लाई करनी है इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CSS क्लास और #1 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर बॉडी में मैं एक H1 ले लेता हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ CSS क्लास 1, और यहाँ पे P लगा के पैराग्राफ लिख के लॉरम लिख देता हूँ 20 वर्ड का पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, और Shift Alt और F प्रेस करूँगा तो ये डॉक्यूमेंट जो है फॉर्मेट हो जाएगा मेरे VS कोड में। ठीक हो गया, अब यहाँ से मुझे क्या करना है, मैं गो लाइव पे चले जाता हूँ ताकि मैं देखूँ कि जो मैंने लिखा है ये आउटपुट में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, इसको Ctrl+2 सेव कर लिया मैंने, और यहाँ नीचे से गो लाइव पे गया तो देखिए यहाँ पे मैंने CSS क्लास 1 लिखा है और मेरा पैराग्राफ भी शो हो रहा है। अब देखिए मुझे यहाँ पे इसको स्टाइल करना है। ठीक है, स्टाइल मैंने क्या कहा था, किससे करते हैं, CSS से। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो हेडिंग है इसका कलर रेड हो, और जो मेरा पैराग्राफ है उसका कलर जो है वो ब्लू हो, और उसका फॉन्ट साइज मुझे थोड़ा बड़ा करना है। अब देखें यहाँ पे तीन जो है वो CSS की 3 टाइप्स होती है। एक होती है एक्सटर्नल CSS, ठीक है, उसके बाद होती है इंटरनल CSS, उसके बाद होती है इनलाइन CSS। तो यहाँ पर देखें 3 टाइप्स की जो है 3 तरीके से अपनी CSS जो है वो लिंक करते हैं। ठीक है, पहला तरीका होता है, देखें हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे इस फाइल में। ठीक है, और हम यहाँ पे एक अलग से एक फोल्डर, एक फ़ाइल बनाते हैं, उसमें हम जो है वो पूरी CSS लिखते हैं, बाद में हम उसको यहाँ पे लिंक कर देते हैं अपनी HTML के साथ। ठीक है, वो कैसे करते हैं मैं भी आपको दिखाता हूँ। देखें ये मेरा CSS का फोल्डर है ना, इसमें इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाई। ठीक है, इसके अंदर यानी कि अभी मैं CSS का एक पेज बनाने लगा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा style.css। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको करूँगा एंटर, तो ये मेरी style.css की जो है वो फाइल बन गई। अब मैं इसमें CSS अपनी लिख सकता हूँ। तो देखें जैसे ही मैंने इसके आगे .css लगाया था तो यहाँ पे CSS का जो है वो लोगो शो हो गया, या मतलब कि ये मेरी CSS की फाइल बन गई। तो यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फिलहाल मैं सिंपल सेलेक्टर ले रहा हूँ, ठीक है, सिंपल सेलेक्टर क्या होता है मैं भी आपको समझाता हूँ, फिलहाल आप इसको इग्नोर करें, आप इतना देखें कि ये समझें कि एक्सटर्नल और इंटरनल और इनलाइन CSS क्या है, काम तीनों का एक ही है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लगाया H1 और इसको मैंने कहा कलर दे दो रेड। ठीक हो गया, और उसके बाद मैं यहाँ पे बाहर आया और मैंने कहा P पैराग्राफ मतलब, और यहाँ पे इसको कलर दे दो ब्लू, और उसके बाद यहाँ पर इसको फॉन्ट साइज दे दो 40 पिक्सल। ठीक है, Ctrl+2 सेव किया तो देखिए यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक अलग फाइल में एक्सटर्नल CSS की फाइल में प्रॉपर्टीज़ तो लिख दी हैं। ठीक है, स्टाइल तो हमने लिख दिया है, लेकिन हमने इसको इससे लिंक नहीं किया, इससे जोड़ा नहीं है अभी तक। तो जब तक जोड़ेंगे नहीं तो वो कैसे अप्लाई होगा। तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिंक लगाएंगे। ठीक है, लिंक लिखेंगे अपने VS कोड में। अगर आप VS कोड यूज़ नहीं करें, अगर आप कोई और ब्राउज़र और कोड एडिटर यूज़ करें तो उसके लिए आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा। देखें अभी कोड शो हो जाएगा तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे लिंक लगा के जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखें यहाँ पर जो है वो लिंक आ गया। उसका एट्रीब्यूट रेल स्टाइल शीट, मतलब कि स्टाइल शीट यूज़ होता है CSS के लिए। ठीक है, CSS की फाइल लिंक करने के लिए, और href में हम देंगे ये इस फाइल का पाथ। ठीक है,
अब फाइल का पाथ मैंने आपको बताया था कि आपने कैसे देना है। सबसे पहले आपने फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, उसके बाद जैसे आप फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे तो उसके बाद आपको वो इस फोल्डर में ले आया, मेन फोल्डर में, ठीक है, CSS क्लासेस के फोल्डर में ले आया। देखिए हमारे पास ये भी क्लास शो हो रही है और ये CSS का फोल्डर भी शो हो रहा है। तो हमारी जो एक्सटर्नल शीट है वो कहाँ पे पड़ी हुई है, वो हमारी CSS फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूंगा तो देखें वो हमारी स्टाइल शीट हमें शो हो गई। तो इसको सिलेक्ट किया तो ये यहाँ पे लिंक होगी, लेकिन अभी तक हमने इसको सेव नहीं किया। जैसे ये देखें आपको ऊपर ये व्हाइट कलर का डॉट नजर आ रहा है, तो ये जब तक होगा तो मतलब कि फाइल अभी तक सेव नहीं हुई। तो यहाँ से जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो ये जो स्टाइल शीट है ये वाली, ये इससे HTML से हमारी लिंक हो जाएगी और यहाँ पे इफेक्ट्स अप्लाई हो जाएंगे, पूरा स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए मैं जैसे ही Ctrl+2 सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पर कलर भी रेड हो गया और फॉन्ट साइज भी बड़ा हो गया और इसका कलर भी ब्लू हो गया, ठीक है। ये तो हो गई हमारी एक्सटर्नल जो है वो CSS की शीट, ठीक है। यानी कि हमने इसको एक अलग से शीट बनाई, उसमें हमने अपनी CSS लिखी और बाद में उसको यहाँ पे आके HTML में लिंक कर दिया। इसके बाद होती है इंटरनल जो है वो CSS। इंटरनल CSS क्या होती है, यहीं पे हेड टैग के अंदर हम लोग लगाते हैं स्टाइल टैग, ठीक है। स्टाइल टैग के अंदर हम सिंपल अपनी CSS लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं लिखता हूँ H1 के लिए मैं लिखता हूँ कलर पर्पल, ठीक है, पर्पल किया। और इसी तरह यहाँ पे पैराग्राफ के लिए मैं लेता हूँ फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 20 पिक्सल कर लेते हैं और आप ताकि आपको पता चले फ़र्क नज़र आए, ठीक है। और कलर कर लेते हैं ग्रीन, ठीक है, डार्क ग्रीन। तो जैसे ही Ctrl+2 सेव करूंगा तो देखें ये मेरा जो है ये वाला भी इफेक्ट अप्लाई हो गया, ये वाला जो स्टाइल है वो अप्लाई हो गया। तो समझ में आ गया ये एक्सटर्नल CSS है और ये हमारी इंटरनल CSS, यानी कि हम जिस पेज पे डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जिस पेज पे हमारा कंटेंट है, जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट है, वहीं पे हम हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग लगा के और हम उसमें CSS लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आती है इनलाइन CSS। अब इनलाइन CSS कहाँ पे लिखते हैं, हम डायरेक्ट टैग के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है। जो हमारा एलिमेंट का टैग है जिसको हमने स्टाइल करना है उसी टैग के अंदर घुसेड़ देंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पे इसी H1 को स्टाइल करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं एक स्टाइल टैग लगाऊंगा, ठीक है, एट्रीब्यूट मेरा मतलब, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कलर। और कलर लिखने के बाद एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पे मैं इसमें लिख देता हूँ ब्लू, ठीक है। अब देखिए मेरी जो H1 है वो ब्लू हो जाएगी जैसे मैं इसको सेव करूँगा। Ctrl+2 सेव किया तो देखिए मेरा जो CSS की हेडिंग है वो ब्लू हो गई। और इसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ में भी मैं फ़ॉन्ट साइज़ जो करता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं करूँ। स्टाइल का एट्रीब्यूट लिया मैंने, ठीक है, और फॉन्ट साइज़ मैंने लिया 50 पिक्सल कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही Ctrl+2 सेव करूँगा तो देखें फॉन्ट स्टाइल भी अप्लाई हो गया, मेरा स्टाइल अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल शीट आती है, ठीक है। उसके बाद हमारी इंटरनल शीट हो गई, इंटरनल CSS जो हम अपने इसी के अंदर एक टैग लगा के स्टाइल का उसके अंदर लिखते हैं। और उसके बाद हमारे पास हो गई इनलाइन जो हम अपने एलिमेंट के अंदर ही घुसेड़ देते हैं, ठीक है। तो एक बात और यहाँ पे नोट करने की है, जब हमने एक्सटर्नल देखिए अभी हमने एक्सटर्नल शीट भी लिंक की हुई है और इंटरनल भी जो है वो काम कर रही है और इनलाइन भी। तो देखें जब हमने एक्सटर्नल के ऊपर हमने इंटरनल CSS की जो है वो लिखी तो वो एक्सटर्नल पे प्रायोरिटी ले गई, ठीक है। यानी कि जो हमारी एक्सटर्नल थी वो कैंसिल हो गई, उसके ऊपर आ गई इंटरनल वाली, ठीक है। लेकिन जैसे हमने इनलाइन लिखी तो हमारी जो एक्सटर्नल और इंटरनल थी वो दोनों की दोनों कैंसिल हो गई और उसके ऊपर हमारी इनलाइन CSS प्रायोरिटी ले गई। तो इससे ये जाहिर हो रहा है सबसे पहले अगर हम एक्सटर्नल शीट लगाएंगे, ठीक है, अगर उसके बाद हमने कोई स्टाइल टैग लगा के उसके ऊपर उसको ओवरराइट किया तो वो जो है वो इफेक्ट वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, वो ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। और जो उसके बाद हम इनलाइन में लिखेंगे वो हमारी दोनों को ओवरराइट कर देगा, ठीक है। यानी कि ये सबसे ज्यादा असर करेगी, ठीक है। समझ में आ रही है ना आपको। देखें जैसे मैंने एक्सटर्नल शीट पे H1 को कलर दिया हुआ था रेड और इंटरनल जो हमारी CSS उसमें मैंने कलर इसको दिया पर्पल, तो इनलाइन में मैंने इसको कलर दिया ब्लू। तो देखें ये पहले हमने एक्सटर्नल पे लिखा वो अप्लाई हुआ, फिर जब हमने इंटरनल में लिखा तो वो ओवरराइट हो गया उसके ऊपर, ठीक है, उसने उसके ऊपर ओवरराइट कर दिया इसको। लेकिन जब हमने इनलाइन में लिखा तो उसने दोनों को ओवरराइट करके ब्लू कलर ले लिया, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एक्सटर्नल CSS कैसे काम करती है और इंटरनल CSS कैसे काम करती है और इनलाइन CSS कैसे काम करती है। तीनों का काम एक ही है, ठीक है, उसने इस पर स्टाइल ही अप्लाई करना है। लेकिन देखें हम यहाँ पे जब प्रैक्टिकल करेंगे हम इंटरनल CSS लिखेंगे, लेकिन जब आप प्रोफेशनली कोई वेबसाइट बनाओगे तो उसमें आप एक्सटर्नल शीट लगाओगे क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम होता है, ठीक है। यहाँ पे खिचड़ी नहीं बनेगी। इनलाइन तो आपने बिल्कुल यूज नहीं करनी, अगर जो करना चाहता है करे, लेकिन यहीं पे अगर आप इनलाइन में घुसेड़ देंगे फिर आपकी हालत ऐसी होगी जब आप उसको एडिट करने बैठेंगे या कोई और डेवलपर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एडिट करने बैठेगा तो वो फिर पटकेगा कीबोर्ड को उठा के पीसी को मारेगा कहीं इधर उधर, तो उसका दिमाग हो जाएगा खराब। तो इस वजह से जो काम होता है, जो ये कोडिंग का काम होता है, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से किया जाता है और ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है, ताकि जब भी कोई डेवलपर इसको करने लगे या आप खुद इसको दोबारा एडिट करने लगे तो आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर और तरतीब में होना चाहिए
कि कौन सी हेडिंग और कौन सा जो स्टाइल है, कौन सा कोड है, कौन सा सिंटैक्स है, वो किससे लिंक्ड है, तो तरतीब से एक आपने लिखा होगा तो आपको बिल्कुल एडिट करने में आसानी होगी। लेकिन अगर आप इनलाइन में घुसेड़ देंगे सारा कुछ और पूरी उसका मुरब्बा बना के रख देंगे, खिचड़ी पका के रख देंगे उसकी, तो फिर आपको बहुत मुश्किल होगी बाद में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि एक्सटर्नल सीएसएस कैसे काम करती है और इंटरनल सीएसएस क्या चीज़ है और इनलाइन सीएसएस क्या चीज़ है। मकसद तीनों का एक ही है, तीनों ने इस पे स्टाइल अप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सिलेक्टर। अब देखें सिलेक्टर क्या होता है। देखिए ये मैंने इसको यहाँ से 1 मिनट हटा देता हूँ मैं, और इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ, यानी कि कमेंट कर देता हूँ। कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करूँगा तो ये कमेंट हो गया। ठीक है, कंट्रोल एस किया और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको हटा दिया। अब देखिए कुछ भी इस पर स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे जो है ये अपनी CSS की जो क्लास 1 की हेडिंग है इसको करना है कलर रेड। कैसे करूँगा? सिलेक्टर लगाऊंगा तो ही बता पाऊंगा ना कि ये इसको रेड करना है। सिलेक्टर क्या होता है? सिलेक्ट करने वाला। ठीक है, जिसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट कैसे करेंगे? हम H1 से करेंगे। ठीक है, मतलब कि मैंने H1 दे दिया और यहाँ पे मैं लिखूंगा कलर, और ये देखें कलर जो है ये हम इस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम उसकी देंगे, तो सबसे पहले हमने सिलेक्टर जो है वो डिक्लेयर किया। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर करली ब्रैकेट्स लगाएंगे। करली ब्रैकेट्स के अंदर हम आके अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या? कलर। ठीक है, उसके अंदर हमने वैल्यू देनी है कलर को रेड। ठीक है, जैसे ही कलर रेड दिया तो हमारा कलर रेड हो गया। ठीक है, इसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं और इसको हम इसकी वैल्यू कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा सिलेक्टर है। ठीक है, और इसके बाद अभी देखें मुझे अभी पैराग्राफ को कलर देना है, तो मैं क्या करूँगा? सिलेक्टर लगाऊंगा, यानी कि किस चीज़ से उसे सिलेक्ट करूँगा, किस चीज़ से उससे मैं पहचान करूँगा कि भाई इसका जो है वो कलर ब्लू कर दो। तो P लगाऊंगा और करली ब्रैकेट्स लगाऊंगा, इसके अंदर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे अभी मैं लिखूंगा कलर, यानी कि प्रॉपर्टी दूंगा कलर, और यहाँ पे वैल्यू उसकी दूंगा ब्लू। ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव किया तो उसका कलर भी ब्लू हो गया। और इसी तरह मैं इसका फॉन्ट स्टाइल बड़ा करना चाहता हूँ, तो फॉन्ट स्टाइल जो है, फॉन्ट साइज़ मेरा मतलब फॉन्ट साइज़ लिखूंगा यहाँ पे और लिख लूँगा 40 पिक्सल, और कंट्रोल एस टू सेव किया तो इसका फॉन्ट जो है साइज़ भी बड़ा हो गया। अब देखें यहाँ पर मसला क्या आ रहा है, हमने सिलेक्टर में क्या लिखा? H1 और यहाँ पे लिखा P। ठीक है, हमने इसको सिंपल जो है वो सिलेक्टर से इसको हमने स्टाइल दे दिया, लेकिन यहाँ पे इशू क्या होगा? फ़र्ज़ करें मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ शिफ्ट ऑल्ट से डाउन एरो की से, तो देखें डुप्लीकेट हो गया। इसमें मैं थोड़ी थोड़ी स्पेस दे देता हूँ ताकि समझ में आए कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है। ठीक है, तो देखिए मेरे पास 4 किस्म के सेट आ गए। ठीक है, एक ये डिव हो गया, इसको डिव कहना, डिव लगाया नहीं है मैंने। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, कंट्रोल S2 जैसे ही मैंने सेव किया तो देखिए मेरे पास 4 हेडिंग्स आई हैं और 4 पैराग्राफ्स आए हैं। ठीक है, चारों पे जो कलर रेड है और चारों पैराग्राफ्स पे कलर ब्लू है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने H1 लिखा हुआ है। अब इसकी गलती तो नहीं है, जितने भी H1 थे उसने कलर पकड़ लिया। ठीक है, उस पर स्टाइल अप्लाई हो गया, और जितने पैराग्राफ थे उस पर स्टाइल अप्लाई हो गया। लेकिन यहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्लास और ID। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से 1 मिनट दोबारा से इसको हटा देता हूँ। अभी एक एक में लिखने नहीं बैठूंगा मैं, तो यहाँ पे मैं इसको H1 को क्लास देता हूँ। ठीक है, HH1 कर देता हूँ। ठीक है, और इसको ID दूंगा मैं, ID और HH1 कर दूंगा। ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हैं, कुछ भी इसका जो है वो लिख सकते हैं। और यहाँ पे इसी तरह क्लास दूंगा PP1 और हेडिंग में ID दे देता हूँ मैं PPP1। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ डुप्लीकेट, वहीं से फिर स्पेस देता हूँ। ठीक है, इसको फिलहाल बंद कर देते हैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास इनको ID को चेंज कर लेता हूँ, 1 रहने देता हूँ, और इसको यहाँ पे 2 कर लेता हूँ, इसको भी 2 कर लेता हूँ, और इसको 3 कर लेता हूँ, क्योंकि ID यूनिक होती है। क्लास एक हो सकती है, ठीक है, लेकिन ID हमेशा यूनिक होती है। हम पढ़ चुके हैं अपने पिछली क्लास में, तो आप हमारी HTML जो क्लास है उसमें आप देख सकते हैं वो वीडियो। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ इस वाले का जो है वो कलर इस पे अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको हटाता हूँ। फर्स्ट करें मैं चाहता हूँ जितनी भी हेडिंग्स हैं, ठीक है, ये और ये, इनका कलर रेड हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लास लूँगा, क्योंकि क्लास हमने सबकी सेम लगाई हुई है। इसकी HH1 है, इसकी HH1 है, इसकी HH1 है, और इसकी भी HH1 क्लास है। तो क्लास के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डॉट लगाते हैं अपने स्टाइल टैग के अंदर। ठीक है, डॉट लगा के क्लास का नाम लिखूंगा HH1। ठीक है, करली ब्रैकेट्स, और क्या करूँगा, कलर पर्पल। ठीक है, कंट्रोल S2 सेव किया तो देखें सबका कलर क्या हो गया, पर्पल हो गया। ठीक हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरी सिर्फ हेडिंग 1 है इसके बाहर बॉर्डर भी आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा, बॉर्डर यहाँ पे लगाऊंगा तो सब पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 पिक्सल सॉलिड रेड करता हूँ तो देखें सबके ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मुझे सब पे नहीं करना, मुझे सिर्फ जो मेरी फर्स्ट हेडिंग है उस पर करना है। तो मैं क्या करूँगा, तो फिर मैं ID से टारगेट करूँगा। सिलेक्टर में क्या लूँगा, ID। ठीक है, यहाँ पे अपने सिलेक्टर में क्लास लगाई और यहाँ पर मैं सिलेक्टर में लूँगा ID। अब ID लगाने के लिए हम क्या लगाते हैं, हैश लगाते हैं। ठीक है, हैश लगाएंगे, ID का नाम देंगे, जिस भी ID को हमने टारगेट करना है, इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है। अब मुझे टारगेट करना है अपनी फर्स्ट वाली ID को ही। ठीक है, ये ट्रिपल H1 है। ठीक है, HH1 और करली ब्रैकेट्स लगाई,
और अभी मैं यहाँ पे लिख दूंगा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ठीक है। कंट्रोल एस टू सेव किया तो देखें सिर्फ इसी के ऊपर बॉर्डर आ गया, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप जो है वो सिलेक्टर लगाते हैं। सिलेक्टर लगाने का मतलब होता है कि आप उस एलिमेंट को पहचान के उस पे उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई कर सके। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। स्कूल का हॉल है, ठीक है, उसमें सारी क्लासेस के बच्चे जमा हुए हैं, ठीक है, 9 है, 10 है, फर्स्ट है, सेकेंड ईयर है, 6, 7, 8 सारी क्लासेस के बच्चे जमे हैं। अगर अब कहा जाए कि स्टूडेंट्स आप क्लास में वापस जाओ तो क्या होगा, पूरे के पूरे बच्चे वापस चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर हमने H1 लगा दिया तो पूरी के पूरे जितने भी H1 है उनके ऊपर वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ कहा जाए कि क्लास 10 और क्लास जो 9 है वो चली जाए तो क्या होगा, जो क्लास 9, 10 के हैं वो ही जाएंगे, बाकी वहीं पे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्लास जो है इसको ये क्लास दी हुई है, इसको ये क्लास दी हुई है। जब से हम क्लास से इसको टारगेट करेंगे तो जिस चीज़ को ये क्लास मिली होगी, जो इस क्लास में होगा उसी के ऊपर स्टाइल अप्लाई होगा। लेकिन अगर मैं वहाँ कहूँगा या कोई भी वहाँ कहेगा इस नाम का बच्चा यानी कि सलमान अली नाम का बच्चा है जो वो चला जाए, तो वो एक पर्टिकुलर का वो उसकी आइडेंटिटी होगी, तो सिर्फ एक बच्चे को टारगेट किया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। सलमान अली जो वहाँ पे होगा वो उसको टारगेट किया जाएगा, सिर्फ वो ही जाएगा। तो इसी तरह अगर हमको किसी एक चीज़ को टारगेट करना है तो हम क्या करेंगे, आईडी से करेंगे। अगर हमने क्लास से टारगेट करना है यानी कि आप चाह रहे हैं कि जिस चीज़ को आपने क्लास H1 दी हुई है तो सिर्फ उसके ऊपर ये इफेक्ट अप्लाई हो तो आप क्लास से करेंगे। और अगर आप चाह रहे हैं जितने भी इसमें H1 है उनके ऊपर ये जो है वो स्टाइल अप्लाई हो जाए तो आप सिंपल H1 लिखेंगे। तो जितने भी H1 होंगे आपकी बॉडी टैग के अंदर, डायरेक्टली बॉडी टैग के अंदर वो सारे के सारे उस पर वो इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, वो स्टाइल हो जाएगा उसमें। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्टाइल का भी समझ में आ गया होगा। सिलेक्टर का मेरा मतलब समझ में आ गया होगा कि सिलेक्टर कैसे काम करता है। सिलेक्टर का सिर्फ इतना सा काम है कि हम सिलेक्टर की हेल्प से उसको बताते हैं कि भाई हम इस एलिमेंट को स्टाइल कर रहे हैं। सिलेक्टर एक पहचान है, ठीक है। H1 लगाएंगे तो सारे के सारे H1 आ जाएंगे, या क्लास लगाएंगे तो वो वाले उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई होगा जिसके ऊपर हमने क्लास लगाई हुई है। लेकिन आईडी से अगर हम टारगेट करेंगे तो सिर्फ एक पर्टिकुलर एलिमेंट की जो आईडी होगी उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आप अगली 2-3 वीडियोस देखेंगे, आपको खुद ब खुद ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अपने दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर नहीं डालना आपने। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।